दोस्तों, खैर मकदम है आपका फोर्थ व्यू में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक अजीब से टॉपिक पर। टाइटल मैंने दिया है, शिकारी अब के बरस खुद शिकार हो गया। कौन है शिकारी? कौन शिकार हो गया? कहाँ हो गया? हम बिल्कुल इस पर बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगरचे अगर आप ये समझते हैं कि दुनिया में जो हमारे दिखाई दे रहा है सिर्फ बात इतनी सी ही होती है, तो मुझे लगता है कि ये वाजिब नहीं होगा। अ, बिल्कुल सही बात है कि हम लोग बहुत अच्छे से देख भी पाते हैं, समझ भी पाते हैं और कोशिश करते हैं कि चीज़ों को एनालाइज करके अपनी ज़िंदगी में बेहतर रंग भरें और समझें, समझाएँ। देखिए, मैं बिल्कुल इस अंदाज़ में आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, जैसे मैं आपके साथ घर में बैठकर गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये बात समझने की है और फिर समझ में आए तो दूसरों को समझाने की है। दुनिया में बहुत बड़ा खेल, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी एक खेल हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी एक खेल हुआ था। उससे पहले जब कंपनियां निकली थी, कंपनियां बनना शुरू हुई थी, फिर कंपनियों ने दुनिया भर में जाकर राज करना शुरू किया था और अलग अलग देश जो हैं वो उन्होंने कब्जा लिए थे। माजी में एक बड़ा नाम शायद आपने सुना होगा, नेपोलियन। नेपोलियन ने बड़ी फौजी ताकत जुटा ली थी, बड़ी अ, अपने आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा था। जिस तरह ब्रिटेन बढ़ रहा था उसी तरह नेपोलियन भी हिस्ट्री का एक कैरेक्टर है जो काफी तेजी से आगे बढ़ा था। दरअसल मैंने आज नेपोलियन को क्यों चुना है, नेपोलियन को चुनने के पीछे एक कॉन्स्पिरेसी, एक थ्योरी समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आपको समझ आ जाए। अब जब डीप स्टेट किसी तरह के गेम खेलते हैं या चेस पर बैठकर बहुत बारीकी से किसी चीज को एनालाइज करके मोहरों को आगे बढ़ाया जाता है, तो ये मोहरे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं और अपना काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मोहरे अगर आपने रखे हैं वो उल्टे या सीधे नेगेटिव या पॉजिटिव रिफ्लेक्शन हो सकता है। मोहरे अदल बदल भी सकते हैं, मगर गेम तो मोहरों से ही खेला जाता है ना। बिना आप अगर आपके पास अ, कोई गोट है भी, अगर आप चौसर पे डालेंगे भी, तो चौसर पे डालने के लिए आपको जो है चौसर सजानी भी पड़ेगी, मोहरों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। बिना वक्त गवाए मैं आगे बढ़ता हूँ। नेपोलियन को मैंने चुना है इसलिए कि ब्रिटेन ने अ, जिस वक्त नेपोलियन को हराने की बात और हराने का प्लान शुरू किया था, चूंकि वो रूस को भी धूल चटा चुका था और वो नकेल डाली हुई थी, वो युद्ध भी व्यापार युद्ध ही था, ये मत भूलिएगा। जहां आज हम दुनिया खड़े में खड़े हैं, जहां आज दुनिया खड़ी है, जहां आज अमेरिका, चाइना, ओशियन, पाकिस्तान, भारत आज जहां खड़े हैं, उस वक्त भी कुछ ऐसा ही दौर था। वो वक्त था कि इसमें कोई दो राय नहीं था कि ब्रिटेन के पास बेहतरीन प्रोडक्ट थे। वो अफ्रीकन कंट्रीज से कॉफी और दुनिया भर के जो खनिज थे उनको निकालता था और भारत जैसी जगहों से मसालों का एक बेहतरीन ब्रांड बनाया था, चाय का बेहतरीन ब्रांड बना चुका था। ये सब कुछ बाजार पर एक तरह से कब्जा था और प्यूरिफाई करके बेहतरीन प्रोडक्ट वो ब्रिटेन के हुआ करते थे। और उस वक्त इस नेपोलियन ने कोशिश की थी कि किसी तरीके से ब्रिटेन को व्यापार युद्ध में भी हराया जाए और कुछ बैन लगाए गए, कुछ पाबंदियां लगाई गई उसी तरह की कि वो जो ब्रिटेन जिस तरह से दुनिया का सहारा लेके ग्लोबलाइजेशन मतलब मतलब कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल जिस तरीके से प्रोडक्ट का आदान प्रदान चल रहा था, वो उसको अपने ही कॉन्टिनेंटल में एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने की कोशिश और नेपोलियन द्वारा ये सब कुछ रोक देने की कोशिश कि वो अ, इस तरह से माल को ना मंगाएं, उसके देश भी ना मंगाएं और जहां जहां पर अलग अलग जगहों पर जिस तरह से प्रोडक्शन
ब्रिटेन का जारी है उससे बचा जा सके, बचा नहीं जा सका था। उसमें नेपोलियन फेल हो गया था। चूंकि चाहे वो कपास हो, चाय हो या दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट थे ब्रिटेन के, उन प्रोडक्ट का को वो स्मगलिंग होना शुरू हो गई थी। स्मगलिंग होकर पहुंचना शुरू हो गई थी। वो जिस अर्थव्यवस्था मॉड्यूल को लागू करना चाहता था, यानी अपने अंडर में एक ताकत जो है मईशत के तौर पर जो डोमिनेट करना चाहता था ब्रिटेन को, वो सफल नहीं हो पाया था। चूंकि ब्रिटेन के प्रोडक्ट में दम था, ब्रिटेन का प्रोडक्ट जो है वो फैला हुआ था पूरी तरह। और फिर नेपोलियन को हराने के लिए ये सब बातें मंजर आम पर नहीं आती हैं। ये बातें डिबेट मुबाहिसों में भी डिस्कशन नहीं होता है इन सब बातों का। मैं आपके साथ आपके घर में आपके मोबाइल में बैठा हूँ और आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। इसको प्रोग्राम की नौयत में मत लीजिएगा। इसको कोशिश कीजिएगा कि जिस तरह मैं समझाना चाहता हूँ वो आप समझें तो जरूर हमें कोई ना कोई मुस्तकबिल की राह नजर आ सकती है और हम समझ सकते हैं कि हम में से बहुत से नौजवान आगे चल के लीडर बनेंगे। बहुत से नौजवान हम में से जो है वो आगे चल के दुनिया का नेतृत्व करेंगे और पॉलिटिक्स का नेतृत्व करेंगे, नई दुनिया में कदम रखेंगे, नई दुनिया को आगे लेके चलेंगे। जरूरी है बेदारी, जरूरी है समझना कि हम में से इस तरह की बहस शुरू हो, मुबाहिसे शुरू हो और डिस्कशन करके हम समझें कि कहाँ हमसे चूक हो जाती है, क्यों हम पीछे रह जाते हैं और क्यों दुनिया आगे निकल जाती है। ये सब चीजों को एनालाइज करने के लिए ही मैं इस तरह की नजीरें पेश कर रहा हूँ। जनाब, बात यह है कि नेपोलियन को जब हराना मुश्किल हो गया था तो यहाँ ब्रिटेन ने, चूंकि ब्रिटेन के पास कारोबार था, इंडस्ट्री थी, रोजगार था, इन सब चीजों का सहारा लेकर बहुत से देशों को, भारत सहित मतलब आप ईरान सहित बहुत से देशों को अपने साथ में उनकी फंडिंग की, फंडिंग करके उनको उनको खरीदा, उनको उनकी मददें की, उनको मदद करने के बाद नेपोलियन के फ्रांस के खिलाफ खड़ा कर लिया और ये छोटे छोटे देशों को भी जोड़कर एक बड़ी ताकत बनाने की कोशिश की। इसमें कारोबार तो अपना फैलाया है, फैलाया, और इससे एक छकाने की कोशिश की ब्रिटेन ने जो है वो फ्रांस को, और इसमें वो कामयाब रहे। आखिरकार लंबी दास्तां में नहीं जाते, नेपोलियन की हार हुई और ब्रिटेन जीत गया। यहाँ ब्रिटेन ने बहुत सारे प्लान किए थे। ब्रिटेन आज कल वहां खड़ा था उस वक्त जहां आज चीन खड़ा है। इसलिए मैंने कहा कि शिकारी अब के बरस खुद शिकार हो गया। दरअसल इसी सिचुएशन को अब आप दोबारा से समझिएगा, ये इतनी बड़ी बातों को जो मैंने आपसे की है, नेपोलियन, ब्रिटेन, मईशत, व्यापार युद्ध और लोगों के पल्ले में पैसा फेंकना, उनका विकास करा के किसी एक ताकत के खिलाफ कर देना। यहाँ अगर आप चीन को एनालाइज करते हैं तो आज आप पाएंगे कि चीन ने बहुत से देशों में पैसा डंप कर रहा है, जबकि अमेरिका ब्रिटेन की जगह पर खड़ा है। ब्रिटेन जहां कल खड़ा था, आज अमेरिका खड़ा है। और अमेरिका उसी तरीके से जिस तरह नेपोलियन जो है वो ब्रिटेन को हराना चाहता था, ब्रिटेन को की मईशत को तोड़ना चाहता था, फौजी ताकत के जरिए ध्वस्त कर देना चाहता था, आज अमेरिका का किरदार वैसा ही है। उसका घनिष्ठ सहयोगी जो धीरे धीरे टूट जाएगा वो इजराइल है। इजराइल पर भी हम जरूर आएंगे, वो भी शिकारी है और शिकार हो गया है। तो बेसिकली जो शिकारी है अमेरिका, वो उसी तरह नेपोलियन की तरह शिकार करने की कोशिश कर रहा है। अपनी ताकत, अपनी गुंडागर्दी, अपनी बल पर, अपनी के ताकत पर, बल के नशे में जो है वो इस सबको खत्म करना चाहता है। और चाइना बहुत ही कूल अंदाज में, ठीक ब्रिटेन जेंटलमैन जब कहे जाते थे वो लोग बाग, उसी तरह के अंदाज में चाइना एक प्ले कर रहा है। और चाइना आप देख रहे हैं कि नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, जिबूती में, आप पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में, इवन जहां उसको जगह मिल रही है वो बाकायदा पैसे डंप करता जा रहा है। और जिन जिन देशों पर नेपोलियन की तरह जिस वक्त वो पाबंदियां लगा रहा था, व्यापार को रोक रहा था, चीजों को रोक रहा था, उसी इतिहास को मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, अमेरिका
उसी तरह का व्यवहार कर रहा है। जहां जिन देशों पर पाबंदी लगाई जा रही है, जिनको दबाने की कोशिश की जा रही है, चाइना उनकी अर्थव्यवस्था को अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी, अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी, अपने पास इकट्ठे किए गए दुनिया भर में बेचे गए प्रोडक्ट को, जिस तरह ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बनाने के बाद वहां चाहे वो आप भारत की भी नजीर देख सकते हैं, उस वक्त के डेवलपमेंट भारत में देखे देखे जा सकते हैं। आप कंपनियां देख सकते हैं, उस वक्त की रेलवे ट्रैक देख सकते हैं, पुल देख सकते हैं, राहदारियां देख सकते हैं, कनेक्टिविटी देख सकते हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में ब्रिटेन ने बनाई थी। उसी तरह चाइना आज पूरी इलाकों में ठीक उसी रोल को अदा कर रहा है और लोगों को राहदारी बना के दे रहा है, वहां पर इंडस्ट्री लगा रहा है, उनको पैसे काम करने के लिए दे रहा है, उनके लोगों को रोजगार दे रहा है। नेपोलियन बहुत ताकतवर होने के बाद भी हार गया था। अमेरिका ठीक उसी रास्ते पर चल रहा है। तो इतिहास हमें ये सबक देता है कि जिस देश के जरिए लोगों को रोजगार मिलेगा, कारोबार मिलेगा, जिस देश के जरिए दूसरे देशों को रोड मिलेगी, कनेक्टिविटी मिलेगी, जहाज मिलेंगे, रेल मिलेगी, ऑब्वियसली अपने अपने देश, अपनी अपनी जनता को खुशहाल बनाने के लिए ये सभी देश उसकी तरफ झुकते हुए नजर आएंगे। इतिहास तो यही कहता है। जो चाल ब्रिटेन ने नेपोलियन के खिलाफ चली थी, वही चाल चाइना अमेरिका के खिलाफ चल रहा है। जगह जगह पर जो इन्वेस्टमेंट है, ये बाकायदा इतिहास को लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और उस पर उससे इबरत लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो इसीलिए इबरत लेकर बढ़ना चाहते हैं ताकि रिजल्ट उनके सामने होते हैं और काम करने के लिए रोड मैप मिल जाता है। तो यहाँ मैं ये समझाना चाहता था इस वक्त आपको कि जो पश्चिमी नीतियां रही है, वो कभी कभी इंसान जो नजीर वो दूसरों को सिखाना चाहता है, जो काम वो दूसरों के खिलाफ करता है, उसके खिलाफ भी कभी कभी हो जाते हैं। क्योंकि अब पासे पलटते रहते हैं, दुनिया बदलती बदलती रहती है। तो बदले हुए दौर में आप मान सकते हैं कि नेपोलियन की जगह अमेरिका खड़ा है और ग्रेट ब्रिटेन की जगह चाइना खड़ा है। सिचुएशन इंडस्ट्री, फौज की, तमाम चीजों की वही है। कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, मगर उसी तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए सिर्फ पैसे के दम पर चाइना बहुत से देशों को अपने साथ मिलाने में कामयाब होता चला जा रहा है। रूस आज उसके साथ खड़ा है। ईरान की मईशत पर पाबंदियां एक तरह से गुंडागर्दी करते हुए, अमेरिका ने अपनी मनमानी करते हुए, जितनी थोपी उनको तोड़ते हुए ईरान के साथ, ईरान के पास कोई रास्ता ही नहीं है। जिन देशों को अमेरिका ने अपनी गुंडागर्दी के जरिए दबाया, अपनी मन मर्जी से जिन देशों पर काम करवाया, वो देश बहुत आसानी से चाइना के साथ मिलते चले जा रहे हैं। अब कुछ देशों के साथ और वो एक अजीब सा खेल खेल रहा है। उस देश के लोग शायद इतिहास कम पढ़ते हैं, वो शायद इतिहास में इंटरेस्ट नहीं रखते। वो अपने देश के अंदर का जो इतिहास है, मतलब 2-3 हजार किलोमीटर के अंदर अंदर का, 2,500 किलोमीटर के अंदर अंदर का ही इतिहास पढ़ते हैं। उसके 1 इंच बाहर वो बेचारे जाना नहीं चाहते। तो उसमें मैं क्या ले जाऊंगा या कोई और क्या ले जाएगा? मेरी भाषा तो शायद समझ भी नहीं आती होगी बेचारों को। तो उनको छोड़ दीजिए उनके इतिहास पे। और आप लोग जरूर समझ लीजिए कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। आज इजराइल को बड़ा ताकतवर देश प्रेजेंट किया जाता रहा, जबकि मेरा मानना हमेशा से ये रहा कि ब्रिटेन और अमेरिका की वो पैदाइश है। ब्रिटेन और अमेरिका ने हमेशा उसको हथियार दिए, ताकुज दिया, पैसा दिया और जगह दी और स्पेस दिया काम करने के लिए। वजूहत बताने का बहुत लंबी वजूहत है, वो आसानी से समझ नहीं आएगी। ये इतना जरूर आप समझ के चलिएगा कि आज के हालात इजराइल के ये हैं कि नेतन्याहू को ये कहना पड़ रहा है कि मुझे मौत की धमकी मिल रही है और मेरी मौत हो सकती है, मुझे मारा जा सकता है। ये शिकायत कर रहा है। आज इजराइल जो है वो डायरेक्ट नहीं बयानबाजी कर रहा है, बल्कि यूएनओ के जरिए फिलिस्तीन को एक पैगाम पहुंचवाता है। वो कहता है कि हम हिजबुल्लाह को सीरिया में
उसके सिपाहियों को टारगेट नहीं करेंगे, ये उसकी दहशत है। यानी एक भय व्याप्त हो गया है। अ, कुछ बहुत सारी बातें मैं पहले भी माजी में कह चुका हूँ, आगे आने वाले वक्त में भी जरूर वो आपको देखने को मिलेगी। दरअसल वो जिन जड़ों पर खड़े होकर अपने कद को ऊंचा और लंबा दिखाने की कोशिश कर रहा था, दरअसल वो दरख्तों के जड़ नीचे से खिसक गई है। चाहे वो अमेरिका हो, आप जानते हैं माशी तौर पर बहुत कमजोर होता चला जा रहा है। ब्रिटेन अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन पर राज ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, जर्मनी लीड करने वाला है। अपनी पुरानी पोजीशन को ये जरूरी तौर पर वो बहाल करना चाहता है। कितना कामयाब होगा देखेंगे, कोशिश उसकी भी अपनी तरह चल रही है। ये उस दौर में भी था, ये 18वीं और 19वीं सदी में भी इस तरह की कवायद बाज़ाब्ता, कुछ लोग अपने देश अपना वजूद बचाने में लगे थे, कुछ दूसरी दुनिया को कब्जाने में लगे थे। तो उसी तरह की एक्टिविटी आज भी चल रही है। वो एक फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है, उस टाइम पर भी कुछ परिस्थितियां बनती हैं। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन भी जो दिखाई दे रही है वो भी ठीक उसी तरह के जो मोर्चेबंदी है वो दिखाई दे रही है। चीन अपने एग्रेशन, एक ये एक एग्रेशन में मतलब पेशकदमी करते जा रहा है। माफ करना, अल्फाज मुझे बहुत संभाल कर बोलने पड़ते हैं, कुछ ऐसा वैसा लफ्ज मेरी जबान से ना निकल जाए। अ, फिर भी जितना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कम लफ्जों में और कुछ पोशीदा लफ्जों में भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना समझ पाते हैं। चीन दोनों पक्ष में, एक तरफ फाइनेंस को लेकर पूरी तरह दुनिया में उसको बखेर रहा है, डॉलर को, और उनकी मदद करके उनको उनके यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उनको रोजगार दे रहा है। दूसरी तरफ अपनी ताकत का मुजाहरा भी करना चाहता है, जिससे ये वहम, एक डेमोस्ट्रेशन चीन दरअसल करना चाहता है, जिससे वो अपने उन हथियारों को इंट्रोड्यूस करा सके जिन्हें अभी दुनिया ने नहीं देखा है, नहीं जाना है। जिसके बाद पूरी दुनिया में या तो चीन खत्म हो जाएगा या चीन के सुपर पावर होने का ऐलान हो जाएगा। अब देखना यह है कि इसका शिकार कौन होता है, कौन नहीं होता है, या फिर वो खुद शिकार हो जाता है। अभी तक का जो हालात दिख रहे हैं मुझे, वो तो ये है कि शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, और अब जो नया शिकारी है वो शिकार होता है कि नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम लोग तो सिर्फ जायजा ले सकते हैं, वो हम ले रहे हैं। इजराइल की जड़ें हिल चुकी हैं, माशी तौर पर बुरी हालत है। न वो कोरोना, वहां के लोगों में भारी गुस्सा है। वहां के जो सबसे पॉपुलर नेता थे नेतन्याहू, आज मोसाद के बजाय, अपनी एजेंसियों के गुरूर के बजाय, उनको ये कहना पड़ रहा है कि मेरी मौत का मुझे धमकी दी जा रही है, मेरी जान जा सकती है, इसका खतरा है। आप समझ सकते हैं कि अंदरूनी तौर पर इजराइल के क्या हालात हैं। आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, और एक तरह से हिल के रह गया है इजराइल अपने आप में, क्योंकि वहां की पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं रही है, इकोनॉमी स्टेबल नहीं रही है। और जिन बातों को, जिन चर्चा की जाती थी, वैक्सीन बनाएंगे, कोरोना रोकेंगे, यानी पूरी तरह ये मानना है इजराइल के लोगों का कि कोरोना को रोकने में भी नेतन्याहू असफल हुआ। यहाँ भी शिकारी शिकार हो गया है। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहीं फंदा लगाकर बहुत दूर बैठे होते हैं, बहुत दूर फंदेबाजी करके चुपचाप बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, देखते रहते हैं। और जानवर, बटेर, तीतर आते रहते हैं, फंसते रहते हैं, आते रहते हैं, फंसते रहते हैं। वो उनको निकालने भी नहीं जाते, वो फंसते चले जाते हैं। लंबा गेम खेलते हैं, वो भी अलग, वो एक अलग तरह का शिकार होता है। उस शिकार पे हम अगले प्रोग्राम में जरूर इंशाल्लाह बात करेंगे। कौन बटेर है, कौन शिकारी है, जाल किसका है, किस धागे से बना है, और कौन कैसे फंस कर क्या महसूस कर रहा है। हम जरूर अपने प्रोग्राम में उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि हमारी आदत है कुछ दूर दराज की बात, कुछ बहुत राज की बात। तो दोस्तों, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त के जो सूरत हाल है, इनको थोड़ी सी खबरों से कनेक्ट कर लेते हैं आखिर में। इसराइल की स्थिति मैंने बताई है, और अमेरिका के अंदर एक स्टेट में भारी जो है आगजनी, गोलाबारी, लोगों के हाथ में हथियार, इस तरह से बगावत का माहौल है। और ये आग अगर एक स्टेट से पोर्टलैंड के आगे बढ़ती है, तो आप ये मान सकते हैं कि धीरे धीरे पूरा अमेरिका इस आग में जल सकता है। यानी वहां बेचैनी है, परेशानी है। उसकी बड़ी खबर यह है कि ये एक अलग खबर है। दूसरी बात यह है कि
ट्रंप पूरी तरह बेचैन है किसी तरीके से वो दोबारा सत्ता में आ जाए। अगर ट्रंप सत्ता में आना चाहता है तो वो बार बार चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ओबामा, ओबामा का भाई भी इस लड़ाई में कूद गया है। यहाँ स्पष्ट है कि ट्रंप सत्ता हासिल करना चाहता है, मगर वो अभी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि चुनाव टाल दिए जाने चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव होते हैं अमेरिका के अंदर, तो चुनाव जो है वो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डिजिटल होंगे, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, किसी और तकनीकी तौर पर आप वोटिंग कराएंगे जिसमें धांधली के पूरे चांसेस हैं। तो नाज़रीन, एक बात बहुत गौर से इस वक्त समझ के चलिएगा कि दुनिया में जहां भी लड़ाइयां शुरू की जाती हैं, उनमें सबसे पहला कदम होता है चुनावी धांधली। जब चुनावी धांधली में एक फरीक मान लेता है, दूसरा फरीक उसे इनकार कर देता है, और जब पूरी तरह ये बात बगावत पे उतर आती है तो गृह युद्ध की स्थिति बनती है। और जहां भी गृह युद्ध की स्थितियां बनती हैं, उनकी जड़ों में चुनावी धांधली मुख्य रोल अदा करती आई है। इतिहास इस बात का गवाह है। चाहे इसमें जो है अभी के हालात में अफगानिस्तान को ले लें, चाहे फिर आप लीबिया को ले लें, चाहे फिर आप यमन के हालात देख लें, इवन जहां भी है वो उसके बाद एक लड़ाइयां की बहुत सारी वजूहत और भी होती हैं, खेल बहुत सारे होते हैं, मगर उग्र जब इसका रूप आता है कि किसी तरह मसौदा तैयार किया जाता है, फिर दो लोगों को चुनाव लड़ाया जाता है, फिर एक उसमें से जीत दिखाई जाती है, दूसरा मानने से इनकार कर देता है, और अगर इनकी स्थिति समर्थकों के साथ, चूंकि ये पावर बैलेंस होती है, अगर 40% वोट लेने वाला हार जाता है और 60% वोट लेने वाला जीत जाता है, तो 40% की तादाद कम नहीं होती। वो 40% अगर विद्रोह करती है तो पूरे के पूरे देश जल जाया करते हैं। ये सिचुएशन भी शायद अमेरिका को, अगरचे वो चुनाव कराते हैं तो भी, अगर ट्रंप और बिडेन के बीच में दोनों खेमे अगर अपनी अपनी हार मानने से इनकार कर देते हैं और इसे चुनावी धांधली कहा जाता है, तो अमेरिका की काउंटिंग 99, 98 शुरू होकर जीरो तक आएगी, और मुझे लगता है कि बिखर जाएगा। ये उसकी ताबूत की आखिरी कील साबित हो सकता है। अगर चुनाव टाला जाता है, हालांकि ऐसा वहां के कानून में प्रावधान है ही नहीं, अगर चुनाव टाला जाता है तो इसकी सिचुएशन कुछ और हो सकती है कि अमेरिका जो है किसी युद्ध में शामिल हो, कहीं ना कहीं युद्ध कर दिया जाए, युद्ध छेड़ दिया जाए। युद्ध अगर चल रहा होगा तो इमरजेंसी हालात में आप जो है चुनाव को टाल भी सकते हैं, सिचुएशन बदल भी सकते हैं। तो अभी देखना यह है कि चुनाव धांधली की वजह से दो फाड़े अमेरिका में सामने आती हैं, या कहीं युद्ध की वजह से चुनाव को आगे पीछे करके या चुनाव जीतने की कवायद की जाती है। ये भी हमें बहुत जल्दी शायद मुझे लगता है देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रंप के पास लंबा समय नहीं है। चीन युद्ध को युद्ध से बचने के लिए लंबा खींचना चाहता है कि वो किसी तरह इसको पार कर जाए, इलेक्शन किसी तरह हो जाए, फिर जो नई सरकार आए उसके साथ देखे कि किसी तरह बार्गेनिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है। वो बार्गेनिंग कोशिश करेगा चीन के युद्ध ना लड़ा जाए, और लंबा इस नवंबर को टपा लिया जाए, और उसके बाद नई सरकार के साथ सूरत हाल देखकर ही नई स्ट्रैटेजी बनाई जाए। मगर दोस्तों, मुझे नहीं लगता ट्रंप के पास इतना टाइम है कि वो अगली सरकार तक चीन को सोचने का मौका दे और वो खुद अपनी हार मान के बैठ जाए। ट्रंप इस नेचर का आदमी लगता नहीं है, और फंदियां लगाकर दूर बैठने वाले लोग भी अपना गेम अच्छे से जानते और खेलते हैं। वो भी शायद इस वक्त ये चाहेंगे कि कोई ना कोई फैसला हो जाए। अलबत्ता इस वक्त थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन जो है, चाहे वो बेचैनी सऊदी अरब की, यूएई की बेचैनियों को लेके ले लें, उनके पाला बदलने की सिचुएशन को लेके देखा जाए, क्योंकि कुछ देश इसमें वही देश जो इस वक्त जल्दी में वार भी चाहते हैं, कुछ देश ये भी चाहते हैं कि गल्फ की जो वार है वो अभी थोड़ी सी खिंच जाए, किसी तरह सऊदी अरब अपनी जगह से हिले और अपनी कुछ पाला अदल बदल ले, तो दुनिया का सिनेरियो ही पूरी तरह से चेंज हो जाए। तुर्की अपने गेम में लगा है कि जल्दी से जल्दी वो अपनी ऑयल ड्रिलिंग शुरू करे और अपनी नहर पर, अपनी समंदर के इलाके पर उसका कब्जा हो, फिर वो आर्मीनिया और ग्रीक जैसे देशों पर अपनी बढ़त हासिल करे, और अब बिखरते हुए, कमजोर पड़ते हुए इसराइल पर मात्र एक हमला करके मस्जिद अक्सा को टेबल पर लाकर, या पावर के जरिए या सिक्योरिटी फोर्सेस को उतारने की बात करके, वो अभी सोचना पड़ेगा, थोड़ा लंबा है वो मामला। अगर इसकी चर्चा आगे बढ़ाता है तो यकीनी तौर पर एक नया महाज, नई ताकत और नया एक लीडरशिप अर्दोगान के तौर पर सामने आ सकती है। और अगरचे माहौल बनता है तो ये मल्टी पावर, जर्मनी एक तरफ, मैं आपको बताता चलूं कि जर्मनी एक तरफ पूरी कोशिश कर रहा है कि वो रूस के साथ भी बेहतर संबंध हो, और यूरोपियन यूनियन को रोजगार दिलाने के नाम पर जो है वो कोशिश की जाए कि किसी भी तरीके से
वो कनेक्टिविटी करके यूरोप को लीड कर ले। अगर ऐसा जर्मनी कर पाता है तो रूस और पावरफुल हो जाता है, जर्मनी लीड कर पाता है तो ये खेमा भी रशिया चाइना के पाले में चला जाता है। ये एक सिचुएशन बन के आ रही है। और एक सिचुएशन जो है इसमें नाजरीन और भी है। मुझे लगता है कि टाइम काफी लंबा हो गया है, इस पर काफी लंबी बात की जा सकती थी क्योंकि इसके बहुत सारे रंग और बहुत सारे पहलू हैं। फिलहाल हम इसको प्रोग्राम को शायद यही खत्म कर लेते हैं, क्योंकि आपके साथ कोशिश यही है कि जिंदा रहें, अल्लाह जिंदगी दे तो रोज बात करते रहें छोटे छोटे। मैं पुराने इतिहास को आपको जोड़ के बताता हूँ, नई सिचुएशन को भी, खबरों की, ये सब खबरें थी जो मैंने आपको बताई हैं, तमाम खबरें थी। इनको आप ड्रामेटाइज कर लीजिए या फिर इन खबरों के मतलब को समझा दीजिए। तो मैं खबरें विद मतलब आपको समझा रहा हूँ। यही चौथा नजरिया है, फोर्थ व्यू है, वाहिद नसीम है। फिलहाल प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं आगे और डीप एनालिसिस करें और खबरों को कहीं जहां भी हैं उन्हें उठाएं, जोड़ें, इकट्ठा करें और उन्हें समझने समझाने की कोशिश करें। मेरे वीडियोस को काफी रिस्ट्रिक्शंस का सामना है। आप लोगों की मदद मिलेगी तो जरूर ये दुनिया भर में फैलेगा, क्योंकि ये बातें मानवता की भलाई के लिए हैं, दुनिया की भलाई के लिए है। इसमें आपकी मदद की दरकार होगी। खुदा हाफिज।